नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस खास शो में। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो देश का एक तीसरा बड़ा एक्सचेंज है जिसको लेकर फिर से चर्चा का माहौल गर्म हो चुका है। एनएसई बीएसई तो आपको पता होगा, लेकिन देश का तीसरा एक्सचेंज एमएसई यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको लेके एक बार फिर से बातचीत शुरू हो गई है। क्या है पूरा मुद्दा, क्या है इस एक्सचेंज की, इन्वेस्टर्स कौन है इसमें, और ये इस एक्सचेंज किस तरीके से फंक्शन करेगा, क्या होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न, किस वजह से ये फिर से एक बार चर्चा में आया है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज क्या है और इसको लेके फिर से ये खबरें क्यों आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं इसको लेके? देखिए, एक्सचेंज क्या है वो मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये क्यों आखिर सुर्खियों में वापस लौटता हुआ दिखा है, क्योंकि लोग तो यही जानते हैं कि एनएसई बीएसई तीसरा तो कोई है ही नहीं, लेकिन 2008 से है इनके पास अप्रूवल। तो अच्छे खासे इनके साथ 16 साल हो चुके हैं जब से ये ऑपरेट भी कर रहे हैं। 2013 से इनका इंडेक्स भी आ गया था, उसकी भी बातचीत करूंगा। लेकिन क्यों सुर्खियों में आया, देखिए पहले उसकी बातचीत कर लेते हैं। कल इनकी एक बोर्ड बैठक हुई थी, इनफैक्ट मंगलवार को बोर्ड बैठक हुई थी, जिसमें नए फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए जो अप्रूवल है वो दिया गया है। और कुछ ये 119 करोड़ नए शेयर्स जारी करते हुए दिखेंगे। ₹1 की फेस वैल्यू, ₹1 का प्रीमियम, यानी कि ₹2 पर शेयर पर ये शेयर्स जारी करेंगे। 119 करोड़ शेयर, ₹2 का दाम, यानी कि 238 करोड़ रुपए ये टोटल जो है निवेशकों से जुटाने जा रहे हैं। और यही जो अप्रूवल आया उसके बाद से आप देखिए एमएसई फिर से एक बार लाइमलाइट में आता हुआ दिखा है। इसकी जो रिवाइवल की होप्स हैं वो फिर से एक बार फ्लोट करने लगी हैं। जी, तो अभी तक आपको देश में 2 स्टॉक एक्सचेंज काम करते हुए दिखाई देते थे, नेशनल और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई और बीएसई। इसके अलावा अब तीसरा स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि सर ने बताया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, इसको लेके भी खबरें आने लगी हैं। और अब हम चलिए समझते हैं कि इसके बड़े निवेशक कौन होंगे, कौन सर ये पैसे जुटा रहा है, इसमें इन्वेस्ट कौन कर रहा है? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग नाम आए हैं और चारों ही ब्रोकर्स हैं। हालांकि इसको ठीक नहीं समझा जाता है, अगर आप एक्चुअली एनालिस्ट की भाषा में देखें तो अगर ब्रोकर्स एक्सचेंज को रन करेंगे तो शायद उसको ठीक नहीं माना जाता। लेकिन चारों ब्रोकर्स के ही नाम आए, उसमें भी 2 डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। एक है यहाँ पे ग्रो और दूसरा है ज़ीरोधा। इन दोनों की जो पेरेंट कंपनीज या फिर जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो इसमें निवेश करते हुए दिखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स के नाम से, जो कि लार्जेस्ट ब्रोकर है ये ग्रो इंडिया का क्लाइंट्स के हिसाब से, उसकी ये पेरेंट कंपनी है, वो निवेश कर रहे हैं। और दूसरा नाम है रेन मैटर इन्वेस्टमेंट्स का, ये ज़ीरोधा जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रोकरेज फर्म है, उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट आर्म है उनकी ओर से निवेश आता हुआ दिखेगा। तीसरा है बीएसई लिस्टेड कंपनी है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के नाम से, वो इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। नोएडा बेस्ड ही है, नोएडा से ऑपरेशंस रन करते हैं। और चौथा नाम है सिक्योरो कॉप सिक्योरिटीज इंडिया के नाम से। जो चारों ब्रोकर्स ही हैं जो कि इसमें निवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर ब्रोकर्स आके एक्सचेंज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अपने आप में जाहिर सी बात है फिर सुर्खियां तो बटोरेगा ही। जी, 2008 से इसके पास अप्रूवल था और ज़ीरोधा और ग्रो जैसे बड़े नाम भी इसमें इन्वेस्टर के रूप में जुड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में ही एक बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं और इसके रिवाइवल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इस पर बातचीत कर लेते हैं सर। कि ये एक्सचेंज अगर 2008 से अप्रूवल था तो अभी क्यों रिवाइव किया जा रहा है और इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, किस हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है और इसको जो इन्वेस्टमेंट के बाद की वैल्यूएशन क्या होगी? देखिए, बीएसई की जिस तरह से सफलता हुई है, जिस तरह से बीएसई, इनफैक्ट आप आईपीओ ही देख लीजिए, मुझे अगर सही याद है ₹500 पर उसका आईपीओ आया था। उसके बाद स्प्लिट यानी उन्होंने बोनस भी किया था और स्टॉक देखिए 5600-5800 का रिसेंटली उसने हाई मारा है एडजस्टेड बेसिस के बाद। तो इन्वेस्टर्स की वेल्थ किस तरह से उसने ग्रो करी है। और इनफैक्ट बीएसई एज एन एक्सचेंज भी अगर आप देखेंगे जिस तरह से उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया है, बीएसई की जो सफलता रही है, जो एक सक्सेस रहा है, वो एक होप है जो कि इस कंपनी को भी, इस एक्सचेंज को भी ड्राइव करती हुई नजर आ रही है। जिस वजह से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से नए निवेशक जो हैं वो पैसा इसमें लगाने के लिए तैयार हैं। इसकी जो रिवाइवल है उसको उसके ऊपर बेट करने के लिए तैयार हैं। तो बीएसई का जो सक्सेस है, एनएसई तो अपने आप में इंडिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी डेरिवेटिव एक्सचेंज के तौर पर जानी जाती है, लेकिन बीएसई की जो सफलता है वो इसको ड्राइव कर रही है। अब रही बात वैल्यूएशन की, वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो ज़ीरोधा और ग्रो तो अनलिस्टेड एंटिटीज हैं, तो उनकी ओर से तो कोई एक्सचेंजेस को डिस्क्लोजर नहीं गया। लेकिन शेयर इंडिया सिक्योरिटी, जैसे मैंने कहा बीएसई लिस्टेड फर्म है, उनकी ओर से डिस्क्लोजर आया है कि जो पैसा लगाया जा रहा है 238 करोड़ रुपए का, उसमें से अगर आप शेयर इंडिया सिक्योरिटीज देखें तो ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है उनकी ओर से आया है। और ये 60 करोड़ रुपए में ऑलमोस्ट 5% का स्टेक उनको मिला है, 4.958% टू बी प्रिसाइज ये स्टेक उनके पास जाता हुआ दिखेगा। इस वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखेंगे 5% स्टेक अगर उनको 60 करोड़ रुपए में मिल रहा है तो 12,000 करोड़ रुपए की जो वैल्यूएशन है वो एक्सचेंज की इस जो डिस्क्लोजर दिया गया है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की ओर से, उस हिसाब से बैठती है।
जी, बीएसई की सफलता और एनएसई के भी आईपीओ की लंबे समय से बात चल ही रही है, लेकिन अभी तक उसको लेके क्लियरिटी नहीं। तो जो ये एक्सचेंजेस हैं, ये बिजनेस मॉडल इनका काफ़ी अच्छा होता है और ये वेल्थ क्रिएशन की तरह देखे जाते हैं, जैसा कि हमने देखा बीएसई की, जैसी आप बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं सर। और जो ये इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है अभी तक, अगर हम देखें इनके फिनेंशियल्स कैसे हैं और इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, अगर आप इस पे कुछ लाइट डाल सकें सर। इनके अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें आपको MCX नजर आएगा। MCX SX के नाम से इनफैक्ट स्टार्ट भी हुई थी। इसका अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, जो कि मार्च 2022 का डिस्क्लोजर है, खुद MSE ने जो दिया था उसके हिसाब से हम आपको सामने ये शेयर होल्डिंग पैटर्न लेकर आए हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 6.9% वो होल्ड करते हैं। सिद्धार्थ बालाचंद्रन नाम के एक शख्स हैं जो कि 5% होल्ड करते हैं। यूनियन बैंक 3.25%, टाटा इन्वेस्टमेंट और ILFS फाइनेंशियल इनके पास 2.5% स्टेक है। 2% हिस्सेदारी देश के सबसे बड़े बैंक SBI के पास भी है। और इसके अलावा RK दमानी, राधा कृष्ण दमानी, जिन्हें आप डीमार्ट के फाउंडर के नाम से जानते हैं, उनके पास भी 2.25% के आसपास की हिस्सेदारी। ये मार्च 2022 के हिसाब से हम बता रहे हैं कि जो मेजर शेयर होल्डर्स कौन है, अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें उसके हिसाब से आपको नजर आएगा। जी, तो काफ़ी बड़े बड़े नाम इनके शेयर होल्डर्स में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं सर। आपने बोला रिवाइवल की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसकी हिस्ट्री क्या है? और ये 2008 से अगर इसकी इस्टेब्लिश हो गई थी ये कंपनी, तो अभी तक इस पर कुछ काम क्यों नहीं हुआ और अभी अचानक से इसकी ज़रूरत, जैसा कि आपने बताया कि बीएसई के प्रॉमिसिंग रिटर्न को देखने के बाद ये एक कारण हो सकते हैं, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इसको दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि इसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। अगर आप थोड़ा सा इसका मैं आपको हिस्ट्री बता पाऊँ, क्योंकि आप बार बार इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपनी जैसे मैंने कहा ये MCX SX के नाम से सेटअप की गई थी 2008 में जिग्नेश शाह जी की ओर से, और वो मेन एंटिटी थे जिनकी ओर से इसको शुरू किया गया था। और इनफैक्ट आपको बता दूं कि 2013 में इन्होंने एक इंडेक्स भी लॉन्च किया था। जैसे NSE का निफ्टी है, सेंसेक्स है जैसे BSE का, ऐसे इनका SX40 के नाम से एक इंडेक्स था 40 लार्ज कैप स्टॉक से, और वो इंडेक्स 2013 में लॉन्च भी कर दिया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। तो जैसे ही ये इंडेक्स इन्होंने लॉन्च किया, जैसे ही थोड़ा सा लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे या फिर इसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन बढ़ता वो दिखा, उसके बाद हो गया NSEL का स्कैम। जैसे ही वो स्कैम हुआ, ये जिग्नेश शाह जी को बाहर जाना पड़ गया जी। इनको जो इनके चेयरमैन या इनके मालिक के रूप में से इनको इससे बाहर जाना पड़ गया। और उसके बाद क्या हुआ, एक बार फिर से रिवाइवल की जो होप है, एक इन्वेस्टमेंट्स लाए गए, कुछ बड़े बैंकों को रेकिन किया गया, जिसमें आप देखिए SBI, जिस वजह से आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में उसका नाम भी देख रहे हैं, तो SBI हुआ, बॉब हुआ, PNB, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिसमें आप देखिए एडलवाइस कमोडिटीज, ILFS फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था जब रिवाइवल की कोशिश की गई थी। उसके बाद कुछ बड़े निवेशक, जैसे मैंने कहा RK दमानी साहब, उनकी ओर से निवेश आया, जो कि डीमार्ट के फाउंडर हैं। इसके साथ साथ आप देखें इनाम के जो को फाउंडर है नमित शाह, उनकी ओर से भी निवेश आया। राकेश झुंझुनवाला जी भी, उनका भी निवेश इसमें था। तो बहुत बड़े बड़े निवेशक हैं जो कि इस बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश थे, जिस वजह से हमने देखा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आते हुए नजर आए थे। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे क्या है ना कि वॉल्यूम्स ड्राई डाउन होने शुरू हो गए, वॉल्यूम्स पिकअप ही नहीं किए इनफैक्ट कभी भी। क्योंकि आप देखिए अगर कोई एक्सचेंज है तो एक्सचेंज का काम है कि शेयर्स जो होंगे उसमें आके लिस्ट होंगे, जाहिर सी बात है, और उसमें आप ट्रेडिंग होगी, ट्रेडर्स आएंगे, लेकिन उससे पहले कंपनीज भी तो आनी चाहिए, कंपनियों का भी रुझान होना चाहिए, वो आके बोलें कि हाँ हम आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट होना चाहते हैं। कंपनियों की ओर से भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा उत्साह इसमें नहीं देखने को मिला, जिस वजह से हमने देखा निवेशक ट्रेडर्स भी नहीं आए, वॉल्यूम जैसे जैसे ड्राई डाई होने लगे तो इनके जो नेटवर्थ है वो इरोड होने लगा। एक समय ऐसा भी आ गया था कि अगर 100 करोड़ से नीचे का या इनका नेटवर्थ रह जाता तो इनको बंद भी करना पड़ सकता है। तो एक समय ऐसा आ गया जब इनके खुद के जुलाई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, जो इनके चेयरमैन थे उन्होंने लेटर लिखा सेबी को, और उसमें इन्होंने कह ही दिया कि अगर 100 करोड़ के नीचे चला जाता है नेटवर्थ का नंबर तो शायद इनको बंद भी करना पड़ सकता है। तो खुद आप देखिए जो चेयरमैन है उनकी ओर से ऐसा कहा गया क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं आ रहे थे। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सचेंज है ऑलमोस्ट आपको नेग्लिजिबल या फिर दिखता ही नहीं था कि तीसरा एक्सचेंज भी है कोई। 2008 में हाँ कोई बातचीत नहीं, 2008 में आने के बावजूद भी कोई ऐसी कोई चर्चा ही नहीं होती थी। तो वॉल्यूम ही नहीं होंगे तो फिर कोई एक्सचेंज कैसे चलेगा। तो रिवाइवल की होप की गई, बड़े बड़े निवेशकों को लाया गया, लेकिन वो भी सफल नहीं होती हुई दिखी गई। और इनफैक्ट ये दूसरा अटेम्प्ट है अब, जबकि दोबारा से इसको रिवाइव करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। तो इसके पीछे एक अहम रीजन मार्केट में तेजी और ये रिटेल मार्केट में तेजी और बीएसई का जो आप देखिए ना सफलता कैसे, जो बीएसई का आईपीओ आया, और स्पेशली आप अगर अनलिस्टेड मार्केट को ट्रैक करते हो, एनएसई का शेयर जिस तरह से चलता हुआ दिखा है, वो भी एक कारण है कि अब एमएससी फिर से, और वैसे भी आप देखेंगे, मैं आगे आपको बताता हूँ कि इसमें रेगुलेटर्स का भी सपोर्ट है। अच्छा, जिस वजह से ये काफ़ी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मामला। जी, तो चलिए अब हमने ये समझ लिया कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है, पूरा मामला क्या था एमएससी का,
लेकिन अब जानते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए, हम जैसे आम निवेशकों के लिए ये कितना फायदेमंद होगा और इसमें निवेशकों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। अच्छा, उससे पहले मैं आपने पूछा भी था फाइनेंशियल्स के बारे में, जी। बताना भूल के माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप इनके फाइनेंशियल्स देखें, जो लेटेस्ट नंबर है 31 मार्च यानी कि FY24 के जो नंबर्स आए थे, उसमें आप देखेंगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो 7.5 करोड़ के आसपास है। पिछले साल इन्होंने करीब 9.25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया था, 25% का ड्रॉप वहाँ पे है। और घाटा एस्केलेट होता हुआ दिखा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है, जहाँ इन्होंने पिछले साल यानी कि FY23 में करीब 19.25 करोड़ रुपए का घाटा किया था। अब ये नंबर आ गया 49 करोड़ रुपए पर। ऑलमोस्ट 19 करोड़ वाला घाटा बढ़कर 50 करोड़ के आसपास पहुँच गया, यानी कि 2.5 गुना से ज़्यादा इनका जो घाटा है वो बढ़ गया। और रेवेन्यूज कम हो रहे हैं, 25 करोड़ रुपए के आसपास के ही 25% से रेवेन्यू इनके ड्रॉप होते हुए दिखे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे फाइनेंशियल्स के साथ कोई भी एंटिटी ऑपरेट नहीं कर पाएगी, उनके लिए ज़्यादा लंबे समय तक आगे चल पाना मुश्किल हो जाएगा। अब रही बात निवेशकों के फायदे की। निवेशकों के अगर आप फायदे की बात करें तो जैसे मैंने कहा, रेगुलेटर्स खुद इसके पक्ष में हैं। 2008 में अगर इसको अप्रूवल दिया गया था तो जाहिर सी बात है 2 मेन एक्सचेंजेस के अलावा और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस ऑपरेट करती हैं इंडिया में रीजनल लेवल पर, जिसको हाल ही में BSE की ओर से शायद एक्वायर भी किया गया था। तो अगर इस एक्सचेंज को फुल फ्लेजेड, फुल सर्विस सभी सेगमेंट्स में, कोई भी आप सेगमेंट उठा लीजिए, इक्विटी उठा लीजिए, इक्विटी डेरिवेटिव्स, आप फॉरेक्स उठा लीजिए, सभी सेगमेंट से ये ऑपरेट करते हैं, तो उसको अगर लाने के पीछे अगर अप्रूवल्स मिले तो जाहिर सी बात है कि रेगुलेटर्स इसके पक्ष में है। रेगुलेटर्स इसके पक्ष में क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी साइबर अटैक होता है या कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है, उससे निवेशकों को नुकसान ना हो जाए, उस वजह से इसको पूरा जो इसकी बेस या फिर फाउंडेशन है वो इस तरह से सेट किया गया था। और तीसरी बात ये भी है कि निवेशकों का जो जोखिम है उसको कम करने के लिए भी रेगुलेटर शायद इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक और प्लेटफॉर्म होगा NSE BSE पर, तो आपकी जो डिपेंडेंस है, जो डुओपोली है, वो 3 कंपनियों में बदलती हुई दिखेगी, जैसा हम टेलीकॉम स्पेस में भी देख रहे हैं किस तरह से वोडाफोन आइडिया को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय एयरटेल और जियो की जो डुओपोली टाइप का सिचुएशन है टेलीकॉम सेक्टर में, उसमें वोडाफोन को फिट करने की कोशिश या फिर जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से MSE का भी आप मामला ऐसे ही समझ सकते हैं कि NSE BSE 2 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, मजबूत प्लेयर्स हैं, लंबे समय से चलते आ रहे। एक नया एक्सचेंज है जो कि 2008 में हालांकि आ गया था, लेकिन फिर भी जिस तरह की सिचुएशन है, वॉल्यूम्स नहीं है, फाइनेंशियल्स काफ़ी वीक हैं, अब इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जी, तो अगर ये रिवाइव होता है तो आपको एक और एक्सचेंज मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए, तो इस हिसाब से डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा। और जो डुओपोली की बात सर कर रहे थे, तो एक और ऑप्शन मिलेगा। प्लस जो साइबर अटैक्स की सर आप बात कर रहे थे, अगर ग्रो और जीरोधा जैसे नाम जुड़ते हैं तो ये टेक जायंट्स हैं, एक काफ़ी कुछ सेफ्टी भी ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जिस तरह का माहौल जैसे बदल रहा है, हम इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी, साइबर थ्रेट्स भी तो इसी अलार्मिंग पेस पर बढ़ ही रहे हैं, तो उसको रोकना, उसकी रोकथाम के लिए भी अब आप वैसे भी कह सकते हैं कि जिस तरह से अब टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, शायद उस वजह से भी ये हो रहा है कि आपको साइबर अटैक से जिस तरह से बचना है या उसका एक रोकथाम करनी है या एक उसके लिए एक कह सकते हैं ना बैकअप भी तैयार करना है, उस वजह से भी हो सकता है कि इसकी कवायद काफ़ी तेज़ हो रही है। जी, सो लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, BSE और NSE पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? NSE तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन NSE के बिजनेस पर अगर हम बात करें और BSE के स्टॉक पर इस खबर का क्या इम्पैक्ट होगा, हम देख सकते हैं। देखिए, छोटी अवधि की जहाँ तक बात है तो आज सुबह ही ओपनिंग बज में हमारी अविनाश गोरक्षकर जी से बातचीत हो रही थी, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च हैं। वो कह रहे थे कि छोटी अवधि में तो BSE के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, लॉन्गर टर्म की जहाँ तक बात है, किस तरह के डिसीजंस आते हैं, क्योंकि ये भी जो अप्रूवल लिया है बोर्ड ने, जो बाकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, EGM में इसका अप्रूवल अभी आना बाकी है। अगर आ भी जाता, चलो मान लीजिए इन्वेस्टमेंट अप्रूव भी हो गया, बड़े निवेशक आ भी गए, पैसा भी आ गया फिर से, लेकिन जो आने वाले जो फैसले हैं, क्या इनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव होते हैं, और दूसरी बात सबसे अहम, क्या वॉल्यूम्स इंप्रूव होते नहीं होते हैं। तो ये देखना होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि कैसे ये जो नया निवेश आ रहा है, क्या ये एक्सचेंज सही में रिवाइव कर पाती नहीं कर पाती है, उसके ऊपर तय होगा इनके फाइनेंशियल्स कैसे इंप्रूव होते हैं और वॉल्यूम्स कैसे बढ़ते हैं, फिर देखना होगा। छोटी अवधि में तो अविनाश जी कह रहे थे कि BSE के ऊपर, NSE तो लिस्टेड नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं आता, वो दिखेगा। लॉन्गर टर्म में देखना होगा कि ये जो फैसला हुआ है, नया निवेश जो आ रहा है, उसका कंपनी के ऊपर, नई एक्सचेंज के ऊपर, MSE पर कैसा असर आएगा, फिर देखेंगे BSE पर क्या असर होगा। जी, तो MSE के रिवाइवल की बात चल रही है, फंड रेस की बात चल रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो रिवाइवल की कोशिश है, ये दूसरी बार की जा रही है, अगर इस बार ये कंपनी सफल हो पाती है कि नहीं। बड़े बड़े नाम तो जुड़े हैं, जैसा कि सर ने भी बताया आपको, लेकिन अब वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो पाते हैं कि नहीं, इनके फिनेंशियल सुधरते हैं कि नहीं, ये सारे कुछ बड़े सवाल हैं, जिसके बाद ही इस पर कुछ कह पाना पॉसिबल होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भी अगर इससे जुड़े अपडेट्स आते रहेंगे, वो हम आप तक लेकर पहुंचते रहेंगे और आपको हमेशा इस खबर के बारे में डिटेल में जानकारी देते रहेंगे। संदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मैं दर्शकों से भी कहूँगा, आप भी इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हर अपडेट के लिए देखते रहें मनी9।